नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई लगाया, जिसके बाद हालांकि ऊपर से देखें तो लगभग 600 पॉइंट से भी ज़्यादा की करेक्शन आप सभी ने बैंक निफ्टी में देखी अगर आप टॉप से देखेंगे तो। लेकिन जो भी हो, आज फ्रेश हाईज लगते हुए दिखे हैं बैंक निफ्टी में एंड 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई, सब कुछ आपने आज देखा। 41,840 के लेवल्स पे आज बैंक निफ्टी में एक रिकॉर्ड लेवल बनाया है। इसी बीच में बैंक निफ्टी ने जो लेवल बनाया वो तो ठीक है, लेकिन हमें तो फायदा स्टॉक से होगा। वैसे तो बैंक 20 भी आप खरीदते हैं तो आपको फायदा हो जाएगा। शायद इस वर्ड को काफी सारे लोग नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं बता दूं, जैसे अगर आप निफ्टी का ईटीएफ खरीदते हैं, वैसे ही बैंकिंग स्टॉक्स का एक बैंक 20 करके ईटीएफ होता है। अगर आप उससे बाय करते हैं तो डायरेक्टली आप सारी बैंकों में पैसा लगा देते हैं, तो वो भी आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। बट अभी तो 52 वीक हाई पे, तो अभी आप उसे इग्नोर करें। जब डाउन हो तो आपको समझ में ना रहा हो कौन सा स्टॉक खरीदूं बैंकिंग, तो आप बैंक 20 भी खरीद सकते हैं। जितनी बैंक निफ्टी बढ़ेगी उतने ही वहां पे आपको रिटर्न मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं, यह आज के सेशन में चर्चा का विषय बन गया है और सुर्खियों में आ गया है। स्टॉक बहुत ही छोटा है, स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक। इसके पीछे का जो रीजन है, आज इस स्टॉक में काफी तंगड़ी रैली भी आप सभी ने देखी है, और चलने के पीछे का जो मेन रीजन है वो है, इस स्टॉक को रिकमेंड काफी बड़े लोगों ने कर दिया आज। अगर मैं आपको बताऊं, आज संजीव भसीन साहब ने इस स्टॉक को रिकमेंड करा एंड ये स्टॉक 20% के सर्किट पे ऑलमोस्ट बंद हुआ है। 19.54% बढ़कर ये शेयर आज आपको क्लोजिंग देता हुआ दिखा। तो इसी स्टॉक के बारे में आज आप सभी के साथ बात करने वाला हूं मैं। इस कंपनी के, इस बैंक के बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। इसके A to Z फंडामेंटल्स, A to Z बैलेंस शीट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर फिर आपको लगे तभी इसको खरीदें, अदरवाइज आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। देखिए, छोटे मजोले बैंकिंग और इनको खरीदने में आपकी रिस्क अपने आप बढ़ जाती है। ऊपर से 20% बढ़ भी गया ये स्टॉक आज। और जो चीज चलती है ना, पब्लिक को ऐसा लगता है ये एकदम सही रिकमेंड करिए, यही खरीदना चाहिए। उनका 20 रुपए तक का टारगेट है, डबल करने की बात कर रहे हैं वो, ऐसे संजीव भसीन साहब। तो मैं उनकी रिकमेंडेशन पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, बस मैं आपको इसकी अपडेट देने चाहता हूं, इस बैंकिंग के बारे में बताना चाहता हूं, ठीक है। वैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी बैंकिंग से टॉप पिक जो है वो कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। अगर आपका व्यू अगले 2 साल से ज्यादा का है, तो अगर आप होल्डिंग पावर आपकी मोर देन 2 ईयर्स है, तो एचडीएफसी बैंक मुझे इन लेवल्स पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। अब साउथ इंडियन बैंक पे आते हैं। सबसे पहले इसका मार्केट कैप 2179 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 10 रुपीज 40 पैसे का है। आज 20% के सर्किट पे ऑलमोस्ट बंद हुआ है ये स्टॉक। प्राइस टू अर्निंग्स 14.5 टाइम की प्राइस टू अर्निंग पे। बुक वैल्यू पर शेयर 28 रुपीज पे है, यानी कि ये स्टॉक आपको बहुत 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 सस्ता मिल रहा है। 0.35 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे, अंडर वैल्यू स्टॉक है। आप ये बुक वैल्यू पर शेयर पता है क्या होता है, जितने भी आपके पास कर्ज हैं, जितना भी आपके पास रुपए है, उसको माइनस करें, जो रुपए बचेगा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर निकलती है। अगर इस कंपनी की आप ओवरऑल देखेंगे कि कितने शेयर्स हैं इसके मार्केट में, तो वो भी मैं आप सभी के साथ दोस्तों बता देता हूं कि कितने इस कंपनी के जो है शेयर्स है मार्केट में। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्टॉक के मार्केट में जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर हैं 209.27 करोड़ शेयर्स लिस्टेड हैं इस स्टॉक के मार्केट में। बुक वैल्यू पर शेयर मैंने बताई दी। नेट इंटरेस्ट इनकम इसकी बात करें, एनआईआई जिसे आप लोग कहते हैं, तो 406 करोड़ की है। कॉस्ट टू इनकम 61.89% है, ठीक है। अब मैं आपके सामने वो डाटा शेयर करता हूं जो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शेयर करता हूं। सबसे पहले कासा रेशो देखते हैं। कासा रेशो है 29.73%। अब ये कासा रेशो क्या होता है, कासा की फुल फॉर्म समझिए पहले। सबसे पहले करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। बैंकिंग में हमेशा जो बैंकर्स होते हैं उनके पास 2 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, अपने आपके, मेरे, हम जैसे लोगों के, यानी कि लोगों के, पब्लिक के। तो एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है, और एक और होता है दोस्तों, उसे कहते हैं फिक्स्ड अकाउंट, यानी कि आप जहां पे एफडी करते हैं उसे फिक्स्ड भी कहते हैं, ठीक है। वो अकाउंट नहीं होता, वो एफडी एक तरीके का आपके पास पैसा होता है, लेकिन अकाउंट 2 ही होते हैं, सेविंग और
करंट, ठीक है। करंट अकाउंट आप सभी को पता है बिजनेस वगैरह के लिए यूज हो जाता है, जिसमें आपको 1% का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है बैंक को यानी कि, लेकिन सेविंग अकाउंट्स को कुछ % का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज जो बैंकिंग स्टॉक्स में हमेशा देखनी चाहिए वो होता है CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसका मतलब समझिए, कंपनी के पास कितना पैसा है, कंपनी के पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा बचेगा उतना ज्यादा कंपनी तेज ग्रो करेगी। कैसे? लोन बांट के। अब कंपनी के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोन कैसे बांटेगी? तो इस कंपनी का CAR लगभग 15.42% का है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बैंकिंग के लिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 0.77% का है। ये 1.31% से कहीं ना कहीं 0.77% का हो गया है, ठीक है। अब बात करें आगे, तो इसका रिटर्न ऑन एसेट्स देखें तो 0.05% का है, जो कि 0.06% से घट गया, तो अच्छा है। एनपीए देखें तो यहां बहुत अच्छा सुधार हुआ है, 4.71% से डायरेक्ट घर का 2.97% हुआ है। ये नेट एनपीए जो होते हैं ये होते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे आपकी कंपनी, आपकी बैंक 100 रुपए दे रही है कर्ज पे, उसे वापस कितने मिल रहे हैं? अब यहां पे 2.97% है, यानी कि कंपनी को वापस उस 100 में से केवल 97 रुपए मिल रहे हैं, आप एक तरीके से कह सकते हैं। यानी 3 रुपए हमेशा एनपीए में जा रहा है, यानी कि पब्लिक दे ही नहीं रही। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो पैसा मार लेते हैं लोन वगैरह, तो वो एनपीए में आ जाते हैं। तो ये जितना कम होगा उतना अच्छा होता है एक बैंकिंग के लिए। अब NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसका आपको नाम में समझ में आ रहा होगा, जो नेट जो प्योर बच रहा है कंपनी को वो क्या है। अब कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 2.42% का हुआ है, एंड लास्ट ईयर 2.76% का था, तो वो घट गया है। ये खराब है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। यानी कि आप बैंकिंग, हम लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसे हमें रिटर्न्स मिलते हैं, लाइक FD पे, सेविंग्स पे, सारे हमें रिटर्न्स मिलते हैं। अब ये बैंक वाले क्या करते हैं, लोन देते हैं, उनसे इन्हें रिटर्न्स मिलते हैं, तो उस लोन को हमें जो दे रहे हैं उससे माइनस करेंगे और उसका जो बचेगा वो होता है NIMs। तो NIMs होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन इस कंपनी के, जो कि काफी लो है। अब CAR में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, अब ये वही है, NIMs इसी तरीके से निकाला जाता है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज का मतलब है एक बैंक के पास जो पैसा रखा हुआ है, एक अपने पब्लिक का, अपने इन्वेस्टर्स का, वो पैसे पे बैंक कितना ब्याज दे रही है आपको, यानी कि उसकी लायबिलिटीज कितनी है। करंट अकाउंट है, FD है, सेविंग है, तो इन सारे अकाउंट में मान लीजिए कोई 2 लोगों के करंट अकाउंट है, 1000 रुपए, उस पर 1 भी रुपए नहीं देना। 2 लोगों के सेविंग है, उस पर 2-3%, 3%, 3.5% देना है। किसी का FD है तो उस पर 5-7% भी देना है। तो ये सबका कैलकुलेट करके, एवरेज करके जो अमाउंट निकलता है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज, जो कि कंपनी 5.64% पे देती है, और लोन वही 12% पे समथिंग मिलता है। अभी इसको माइनस करेंगे तो वही आपका 5-6% का कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, एंड उसमें से जो इधर उधर जाता होगा टोटल बचता है उसको NIM में हम डाल देते हैं कहीं ना कहीं। तो ये आपके लिए मेन है। लेकिन एडवांस ग्रोथ की बात करें तो 3.34% की है, तो ये बहुत कम है। अब आप इसको अगर बाकी बैंक से कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये हर एक पैमाने पे कमजोर दिखेगी, बट इसकी बुक वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग ये बहुत सस्ता है। यही कहीं ना कहीं उनका भी मेन मोटिव है कि ये बुक वैल्यू, अंडर वैल्यू स्टॉक है, ये कहीं ना कहीं 20 रुपए तक जा सकता है। तो इस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को हमेशा डिप पे ही लें। मार्केट कभी भी उसे ओवर वैल्यू ट्रेड नहीं करवाता है, जिसकी ग्रोथ स्लो, जो उसका आउटलुक स्लो, तो ये हमेशा अंडर वैल्यू ही रहने वाला है मेरे हिसाब से। बट हाँ, यहां से आपको थोड़ी बहुत बाइंग के चक्कर में ऊपर के लेवल दिख सकते हैं, बाकी मैं इस स्टॉक में रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।